हम लोगों ने बेटा क्या क्या चैप्टर में पढ़ लिया है। हमने स्टार्ट किया था किससे? एवोल्यूशन ऑफ, याद होगा सबको, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ा था। फिर हमने थ्योरीज पढ़ी थी कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे स्पीशीज बनी है। तो स्पीशीज के एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी उनको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। दिमाग में बिठाना इस बात को बेटा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। फिर इसमें एक चीज और पढ़ ली थी हमने, एविडेंसेस पढ़ लिए थे। फिर इसके अलावा हमने साथ में क्या पढ़ लिया था? थ्योरीज पढ़ ली थी ना। ठीक, इसके थ्योरीज के अलावा फिर हमने अब मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इस मैकेनिज्म में ये सारी टर्म आपको आनी चाहिए। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी जीन पूल, है ना, जीन पूल क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ जीन पूल का क्या मतलब है, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, उसके रीजन, उसका एक नाम भी लिया था हमने, सीवॉल राइट इफेक्ट। क्लियर, हमने नाम भी दिया था। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, ये सारी टर्म्स बेटा क्लियर। उसके बाद हमने कहा था एक इक्विलिब्रियम है जिसे हमने नाम दिया था हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। इस पे हमने बात की थी बेटा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं, जरूरी नहीं है बेटा। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से भी बेसिकली जीन पूल आइसोलेट हो सकता है अगर अलाउ ना करे रिप्रोडक्शन तो। ठीक है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जरूरी होता है उसके लिए, जीन पूल के आइसोलेशन के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, और हमने बेटा क्या बोला था कि नई स्पीशीज बनने के लिए, नई स्पीशीज बनने के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जरूरी होगा। ये सारी बातें करी थी। देखो लास्ट हमने कहां छोड़ा था, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हार्डी वीनबर्ग को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स, हार्डी वीनबर्ग को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स याद करो। हार्डी वीनबर्ग को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर, या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली क्या करेंगे, हम कहेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास, उस इक्विलिब्रियम को या नई स्पीशीज इवॉल्व करने में, नई स्पीशीज इवॉल्व करने में या जीन पूल की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब करने में काम करते हैं। उसमें हमने नाम दिया था जीन फ्लो, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और इसके बाद एक नाम और दिया था हमने बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद हमने क्या नाम दिया था? जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन। ये टॉपिक्स हमने पढ़े थे, नेचुरल सिलेक्शन, ये टॉपिक्स हमने पढ़े थे। ठीक है, ये टॉपिक्स हमने पढ़े थे जो हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हमने क्या किए थे? कंप्लीट किए थे। अब ध्यान से सुनना जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ से आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनना जो हम पढ़ने वाले जा रहे हैं बेटा। लास्ट चीज हमने बात की थी नेचुरल सिलेक्शन पे। हमने नेचुरल सिलेक्शन की 3 टाइप पढ़ी थी। एक पढ़ा था स्टेबलाइजिंग, अगर एवरेज वैल्यू की तरफ आ रहा है, अगर 2 अलग अलग वैल्यू सिलेक्ट हो रही है दैट इज डिसरप्टिव, और अगर कोई एक सिंगल वैल्यू सिलेक्ट हो रही है दैट इज डायरेक्शनल। ये 3 टाइप पढ़ी थी बेटा हमने, 3 टाइप पढ़ी थी। ठीक, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव और डायरेक्शनल, है ना, डायरेक्शनल। क्लियर, इसके ग्राफ भी थे। स्टेबलाइजिंग में हमने कहा था
कि मान लो ये ग्राफ नॉर्मल ऐसा है, तो स्टेबलाइजिंग के केस में कैसा हो जाएगा, ऐसा पीक आ जाएगा सेंटर में, मतलब जो एवरेज वैल्यू वाला ज्यादा सिलेक्ट हो जाएगा। डिसरप्टिव में क्या होगा, दो अलग अलग मतलब वैल्यूज वाले ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, मैंने एग्जांपल भी दिया था बर्ड का, मैंने कहा था 3 तरह के विंग वाले बर्ड हैं, एक जिनमें छोटे विंग्स हैं, ये स्मॉल है, इसमें मान लो ये मीडियम है, और इसके ऊपर मैं जो बना रहा हूं वो लार्ज विंग्स है। तो मैंने ये कहा था आपको, ये लार्ज है, मैंने कहा था कि अगर मीडियम वाले सिलेक्ट होंगे, दैट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज स्टेबलाइजिंग। डिसरप्टिव का मतलब हो गया स्मॉल और लार्ज सिलेक्ट होना, मीडियम रिजेक्ट हो जाना, ठीक। और डायरेक्शनल का मतलब है बेटा हमारे पास, डायरेक्शनल का मतलब है हमारे पास, डायरेक्शनल का मतलब है हमारे पास कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब हो गया ऐसे, इस तरीके से, इसे हम कह रहे हैं डायरेक्शनल। इसमें इन तीनों में से या तो लॉन्ग विंग या स्मॉल विंग, अगर बोथ लॉन्ग और स्मॉल विंग सिलेक्ट हो तो डिसरप्टिव, आइदर लॉन्ग और स्मॉल डिसरप्ट हो तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे आइदर लॉन्ग या स्मॉल सिलेक्ट हो डिसरप्ट, सॉरी डायरेक्शनल, और सिर्फ मीडियम वाला सिलेक्ट हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिसरप्टिव। यहां तक समझ आ गया? बताओ बेटा जल्दी से। यस ये सर। चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी हुई थी। भैया नाम चेंज कर लो, अक्षा T0007। कौन है बता दो मुझे पहले एक बार। चलो आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, यहां से इसको ध्यान से सुनना। देखो अब हम बात कर रहे हैं स्पीशिएशन, ध्यान से सुनना। स्पीशिएशन होने के लिए, रुक जा बेटा, स्पीशिएशन होने के लिए एक मिनट, पूछो क्या डाउट पूछो। डायरेक्शनल का क्या मीनिंग हुआ, या तो हमारे पास या तो ये सरवाइव करे या ये करे, मतलब या लॉन्ग विंग वाला या शॉर्ट विंग वाला, दोनों नहीं। अगर दोनों सरवाइव करेंगे तो दोनों एक्सट्रीम बच रहे हैं ना, ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है। ये चीज समझ आ रहा है, ये दोनों नहीं, एक्सट्रीम मेरा बच रहे हैं। बोलना है कि अगर दोबारा बोल। अगर शॉर्ट वाला खत्म हो गया और लॉन्ग और मीडियम वाला बच गया तो फिर शॉर्ट वाला कह रहा है ये मर खत्म गया, और लॉन्ग और मीडियम वाला बच गया। ये दोनों बच हाँ गए तो एक, भी तू डायरेक्शनल बोल सकता है। ठीक है। हाँ स्टिल डायरेक्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, मैं तेरे को बताता हूँ क्या क्या ले रहे हैं, देख इधर। इस वाले एक्सिस पर तो ले रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, और इस वाले एक्सिस पर हम ले रहे हैं मान ले फीचर्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विंग की लेंथ। क्लियर, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, विंग की लेंथ। तो हमें ये चीज समझना है, हमें ये चीज समझना है कि विंग की जो लेंथ है वो इस एक्सिस पर है और इस एक्सिस पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल। रिद्धिमा समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है क्लियर। आप बेटा आप इस तरीके से बना सकते हो। डिसरप्टिव का मतलब एक्सट्रीम दोनों बचेंगे, स्टेबलाइजिंग का मतलब बीच वाला बचेगा, और डायरेक्शनल का मतलब नॉर्मली कोई एक बचे या ये दो बच जाए तो भी डायरेक्शनल आ जाएगा, ठीक है। ये अब सुनो ध्यान से बेटा, नई स्पीशीज बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, स्पीशिएशन के लिए, फॉर स्पीशिएशन हमारे पास क्या जरूरी है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जरूरी है। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब उनमें आपस में रिप्रोडक्शन ना हो सके, मतलब नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, वो आपस में रिप्रोड्यूस ना कर सके, हम कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जरूरी है ना, तभी नई स्पीशीज बनेंगी। क्लियर, तभी नई स्पीशीज बनेगी। ये चीज समझ आ रहा है? तो इसको मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये एक स्पीशीज थी, एक पॉपुलेशन थी, इनसे ये दो मेंबर बन गए, ये अलग अलग चले गए, इसे हमने कहा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन,
तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की होने के बाद इनमें जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जीन फ्लो ना हो। अगर जीन फ्लो नहीं होगा तो क्या बन जाएगी, नई स्पीशीज बन जाएंगी। क्या बन जाएगी हमारे पास बेटा, नई स्पीशीज बन जाएगी। तो अगर जीन फ्लो नहीं होगा तो धीरे धीरे इनमें क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। और अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, अब ये नई स्पीशीज बन जाएगी। तो हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि फॉर स्पीशिएशन जेनेटिक डाइवर्जेंस चाहिए। फॉर स्पीशिएशन जेनेटिक डाइवर्जेंस चाहिए। बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट अलग चीज है, यहां पे बात मत कर। अभी पिछला लेक्चर देख एक बार फिर से। जेनेटिक डाइवर्जेंस चाहिए। जेनेटिक डाइवर्जेंस का मतलब ये अलग हो जाए, ये कंपलसरी है हमारे पास। यहां तक समझ आ रही है। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, हमारे पास स्पीशीज के कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। हमारे पास स्पीशीज डेफिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, स्पीशीज के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से सुनना जो बताऊंगा आपको। स्पीशीज के बेटा डाइवर्जेंस का मतलब होता है जीन्स का अलग हो जाना। मतलब जब नई स्पीशीज बन जाएंगी तो उसके बीच में जीन्स का भी फर्क आ जाएगा, उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है स्पीशीज का क्या हो जाना, अलग हो जाना। ये चीज समझ आ रहा है, क्लियर? ये चीज समझ आ रहा है बेटा? तो हमारे पास ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास क्या है, स्पीशीज जो हमारे पास है, स्पीशीज जो है उसका अलग हो जाना, उसे डाइवर्जेंस कह रहे हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जेनेटिक डाइवर्जेंस और फाउंडर इफेक्ट में क्या डिफरेंस है भाई? फाउंडर इफेक्ट रीजन वगैरह है, क्लियर? फाउंडर इफेक्ट क्या है हमारे पास, रीजन है, क्लियर? फाउंडर इफेक्ट हमारे पास क्या है, रीजन है। मतलब फाउंडर इफेक्ट क्या हो गया कि जैसे मान लो कुछ मेंबर बाहर चले गए, बाहर जाने की वजह से, बाहर जाने की वजह से बाहर चले गए, वो बाहर जाने की वजह से क्या हो गया, उनकी जीन्स अलग हो गई, ठीक है, धीरे धीरे वो नए बन गए। तो फाउंडर इफेक्ट मतलब मे भी रीजन है उस चीज का, लेकिन आपको फाइनली क्या चाहिए, नई स्पीशीज बनाने के लिए जेनेटिक डाइवर्जेंस चाहिए। मैं कुछ चीजें रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, जिसको ना समझ आए पूछना मेरे से। मैं ध्यान से सुनो बेटा, मैं ये पढ़ रहा हूं कि नई स्पीशीज कैसे बनेंगी। नई स्पीशीज बनाने के लिए जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे बदलाव हो, कुछ ऐसे चेंजेस हो जिनकी वजह से उनके बीच में रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए। उसके लिए जरूरी ये है, उसके लिए जरूरी ये है हमारे पास, उसके लिए जरूरी ये है कि वो दोनों मेंबर जो हैं, उसके लिए जरूरी ये है कि वो दोनों के बीच में कोई फिजिकल सेपरेशन आ जाए, जिसे आप ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कह रहे हो। उसके बाद दोनों पॉपुलेशन पे, जो एक ही पॉपुलेशन से आई है, उन पर अलग अलग फोर्स काम करे नेचर की, और वो अलग अलग डिफरेंसेस इवॉल्व करे। धीरे धीरे उनका जीन पूल इतना अलग हो जाए कि उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो ही ना सके। पहले क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि हमने क्या कर दिया था, हमने उनको जेनेटिक उसको ज्योग्राफिकली आइसोलेट कर दिया था। अब क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो हम ये समझते हैं बेटा, हम ये समझते हैं कि जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है तो नई स्पीशीज बन जाती है। तब तक अगर उनके बीच में जीन फ्लो हो गया तो फिर नई स्पीशीज बनेगी नहीं। तो धीरे धीरे जीन्स का दूर होना, धीरे धीरे जीन्स का दूर होना, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्जेंस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये चीज आ गई। अब जरा आगे सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो इसके बाद आगे की बात सुनो ध्यान से। अब हमने बोला बेटा, हमने बोला कि जैसे हमने सारी टर्म्स लाता हूं, व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल का मतलब किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की सारी जीन्स। जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, मैं ये एरिया ले लिया, इस एरिया में जितने ह्यूमन है, जितने ह्यूमन है उनके बीच की सारी, उनकी सारी अलग अलग टाइप की जीन को जीन पूल बोल दिया। जीन फ्लो का मतलब कोई ह्यूमन बाहर चला जाए, जीन अपने आप तो बाहर जाएगी नहीं, तो उसे जीन फ्लो कह सकते हैं। और वो किसी दूसरी पॉपुलेशन में चला जाए, उसे जीन फ्लो कह सकते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से जो नई बने, इसमें और इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है बेटा? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? किसी छोटी पॉपुलेशन में आया हुआ बड़ा बदलाव, उसका रीजन फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट हो सकता था। फिर ये सारे जो हैं ये कॉज हैं जो जेनेटिक डाइवर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
धीरे धीरे इतनी जेनेटिक डाइवर्जेंस हो जाएगी कि हमारे पास नई स्पीशीज बन जाएगी। और फिर हमने ये पढ़ा बेटा कि जो स्पीशीज है उसको लेके हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। उसमें सबसे वैलिड कॉन्सेप्ट है जो हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में गिवन था। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है स्पीशीज का, वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर का ही नाम बेटा क्या है? अर्नेस्ट मेयर ही जो है वो साइंटिस्ट है जिसने बेसिकली, जिसको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, तो इसी ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसे हम कहते हैं बेटा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि एक स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं, जैसे मान लो PQRS, ये सेम स्पीशीज के मेंबर हैं। एक तो ये सिमिलर दिखेंगे और आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कहती है कि स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज जो है आर ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म which can interbreed and produce fertile young one। जो इंटरब्रीड करके कैसे यंग वन बना सकते हैं बेटा? कैसे यंग वन बना सकते हैं? कैसे यंग वन बना सकते हैं बेटा? फर्टाइल यंग वन बना सकते हैं, फर्टाइल यंग वन बना सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। तो स्पीशीज बेटा क्या हो गया? स्पीशीज क्या हो गया? ऐसा ग्रुप हो गया, ऐसा ग्रुप हो गया किनका? मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म का, जो आपस में रिप्रोडक्शन करके क्या बना सकते हैं? फर्टाइल यंग वन बना सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्लियर कट किसकी बात कर रही है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की। इसका मतलब हम उन्हीं को स्पीशीज बोलेंगे जिनके बीच में रिप्रोडक्शन हो और जो यंग वन बने वो फर्टाइल हो। जैसे हॉर्स और डंकी का क्रॉस तो पॉसिबल है, बट उनसे बनने वाला जो म्यूल है वो फर्टाइल नहीं है, इसलिए वो अलग अलग स्पीशीज है। यहां तक समझ आ गई? तो जो सबसे वैलिड डेफिनेशन है वो ये है, जो हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्नेस्ट मेयर की ये वाली डेफिनेशन है, जिसे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज कहते हैं, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है। अब मेरी बात सुनो, कुछ डेफिनेशन ये भी कहती है कि स्पीशीज वो हैं जिनके बीच में क्या हो, क्या पॉसिबल हो, जो इंटरब्रीड कर सके। एक तो ये फीचर है जो सिमिलर दिखें, सिमिलर दिखें। तीसरा, जिनका निश सेम हो। निश वर्ड बेटा आप इकोलॉजी में पढ़ोगे, निश का क्या मीनिंग होता है मैं बता देता हूं, पर ध्यान से सुनना निश का क्या मतलब होता है। ये कोई एरिया है, इस एरिया में लॉयन रह रहा है, और मान लो कोई हमारे पास रैबिट है, रैबिट की स्पीशीज है, हमारे पास यहाँ फ्रॉग है। ये तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं क्योंकि इनका निश अलग अलग है। नाउ व्हाट इज निश? निश एक्चुअल में किसी गिवन हैबिटाट में किसी ऑर्गेनिज्म का रोल प्लस उसका रिक्वायरमेंट कहलाता है। मतलब ये मान लो एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में लॉयन का क्या रोल है, मतलब फूड चेन में वो कहां है, वो रात में किस समय एक्टिव होता है, उसकी एक्टिविटी का समय क्या है, क्लियर, वो कितना जीता है, क्लियर, और उसकी क्या जरूरतें हैं, वो क्या खा रहा है। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं? निश। किसी की जरूरत और किसी के काम को निश बोलते हैं। निश एक इनविजिबल चीज है, मतलब ये हैबिटाट नहीं है। हैबिटाट तो वो होता है जहां रहते हैं, एक हैबिटाट में एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। तो हैबिटाट तो वो है, क्लियर, हैबिटाट तो वो है जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है। निश वो है जो वो काम करता है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है। कभी भी दो ऑर्गेनिज्म का निश सेम नहीं हो सकता, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म का मतलब हम लिख रहे हैं निश कैन नॉट बी सेम। यहां पे हम ये लिख सकते हैं बेटा ऑर्गेनिज्म की जगह स्पीशीज। कभी भी ऐसी दो स्पीशीज नहीं हो सकती जिनका क्या सेम हो, निश सेम हो। ऐसी कोई दो स्पीशीज नहीं हो सकती जिनका क्या सेम हो बेटा, निश सेम हो।
ऐसी कोई दो स्पीशीज नहीं हो सकती। निश हमेशा क्या होगा उनका, डिफरेंट ही होगा। क्लियर? निश का मतलब होता है जरूरत और उसका क्या मतलब रोल। आप याद रखो बेटा, और याद रखो कि स्पीशीज के लिए आप क्या क्या फीचर याद करोगे, वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, दिखने में सिमिलर हो, उनका निश कॉमन होना चाहिए। क्लियर? अगर निश कॉमन नहीं होगा तो उसे हम सेम स्पीशीज नहीं मानते। क्लियर? नॉर्मली निश का मतलब उसका रिक्वायरमेंट और रोल होता है। क्लियर? टू ऑर्गेनिज्म का बेटा सिमिलर निश नहीं हो सकता। क्लियर? टू ऑर्गेनिज्म का सिमिलर निश नहीं हो, मिलता जुलता कुछ का होता है पर हम मानते हैं कि नहीं होता। मतलब हम लोग ये मानते हैं कि निश सेम नहीं हो सकता। जैसे लॉयन है और लेपर्ड, उनका भी निश अलग होगा क्योंकि स्पीशीज अलग है। ठीक है? क्लियर? अक्षा बेटा ये नाम चेंज करो पहले, कौन है मुझे पता ही नहीं चल रहा असल में। हाँ लक्ष्य, आगे हम क्या बात कर रहे हैं सुनना ध्यान से। हम ये कह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि ठीक है निश की हमने बात कर ली, तो एक क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है, स्पीशिएशन दो टाइप का होता है, टू टाइप ऑफ स्पीशिएशन होता है। दो तरीके का स्पीशिएशन है आपके सिलेबस में, एक है एलोपेट्रिक, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और हमारे पास एक है बेटा सिम्पेट्रिक। एक हमारे पास क्या है, सिम्पेट्रिक। इनको समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज स्पीशिएशन? स्पीशिएशन वर्ड का मीनिंग है प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज के एवोल्यूशन के प्रोसेस को स्पीशिएशन कहते हैं। स्पीशिएशन कहते हैं। ये प्रोसेस दो तरीके का होता है, एक होता है एलोपेट्रिक। एलोपेट्रिक का एक्चुअल में मीनिंग क्या है बेटा? एलोपेट्रिक का मीनिंग ये होता है कि जो स्पीशीज हैं वो टू डिफरेंट एरिया में इवॉल्व हो। एलो का मतलब होता है अदर, अदर, तो टू डिफरेंट एरिया या अदर एरिया में इवॉल्व हो। मतलब बेसिकली ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। इसका एग्जांपल भी फाउंडर इफेक्ट हो सकता है। फाउंडर इफेक्ट जो था उसकी वजह से ज्योग्राफी बदली थी, तो वो एग्जांपल हो सकता है बेटा किसका? एलोपेट्रिक स्पीशिएशन का। मतलब एलो का याद रखो, एरिया चेंज होने से नई स्पीशीज बनना। सिम्पेट्रिक का मीनिंग होता है एरिया सेम रहेगा, ये इसी एरिया में थे, A1, A2, A3, A4, A5, A6। हमने कहा कि सेम ज्योग्राफी में थे, सेम ज्योग्राफी में थे, बट सडनली किसी कारण से उनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ सोचो? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब है बेटा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मीनिंग ये है कि उनमें एक्चुअल में क्या हो गया, अब रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको कि हमारे पास मान लो कुछ ऐसे प्लांट्स है, ये प्लांट्स हैं, ये लास्ट टाइम भी शायद मैंने बताया था ऐसे, इसमें ये फ्लावर है, उसमें हमारे पास ये स्टिग्मा है, ये इसमें और फ्लावर है, उसमें ये छोटा स्टिग्मा है। ठीक? नॉर्मली पहले पॉलन जो बनते थे उसकी पॉलन ट्यूब लॉन्ग होती थी, तो लॉन्ग वाली इसको भी पॉलिनेट कर सकती है, इसको भी कर सकती है, लेकिन किसी रीजन से शॉर्ट वाले बनने लगे, तो इसको पॉलिनेट कर पा रहा था, इसको नहीं कर पा रहा था, तो इसको सिर्फ लॉन्ग वाला कर पाएगा। इसका मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये है कि सडनली कुछ ऐसा हो कि वो उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ला दे, कुछ मेंबर्स के बीच में। तो जैसे ये वाले मेंबर पहले ये सेम स्पीशीज के थे, किसी रीजन से ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, कोई ऐसी म्यूटेशन, कोई ऐसा बदलाव, अब ये नई स्पीशीज में इवॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? ऐसी स्पीशिएशन को कहते हैं सिम्पेट्रिक। नाउ मीनिंग ऑफ सिम्पेट्रिक इज, सिम का मतलब सेम, सेम एरिया में इवॉल्व होने वाली स्पीशीज। तो फॉर सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नॉट अकर, डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर। एंड सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन और एलोपेट्रिक स्पीशिएशन, नई स्पीशीज आने के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मस्ट है। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से।
एलोक्रोनिक, आप टाइम से पता चल जाएगा। एलो का मतलब एलो अदर, क्रोनिक मतलब टाइम, अलग अलग समय पर आने वाली स्पीशीज। जैसे मान लो अभी ह्यूमन है, इस वक्त डायनासोर्स तो नहीं है, तो ह्यूमन और डायनासोर्स अलग अलग टाइम पर आने वाली स्पीशीज है, तो दे आर नोन एज एलोक्रोनिक। मैमल्स और बर्ड्स सिमिलर टाइम पर आने वाली स्पीशीज को कहते हैं सिनक्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्रोनोलॉजी, टाइम। ये वर्ड्स भी आपके नोन मतलब नॉलेज में होने चाहिए, एलोक्रोनिक, सिनक्रोनिक। क्लियर? चलते हैं आगे, चलते हैं बेटा। अब मैं आपको जरा फटाफट से वो बताने जा रहा हूं, एक हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आते हैं, उनको बता रहा हूं जो आपको आने चाहिए। ध्यान से सुने बेटा। हार्डी वीनबर्ग हमने पढ़ा था, हार्डी वीनबर्ग में हमने एक चीज पढ़ी थी, इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसके क्वेश्चंस आते हैं, या तो उसको मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ लो या इसमें पढ़ लो, दोनों में से किसी एक में पढ़ते हैं, ठीक है। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये इक्विलिब्रियम क्या कह रहा था, ये इक्विलिब्रियम एक्चुअल में ये कहता है, मान लो मैं ये बॉक्सेस बना रहा हूं, इस बॉक्सेस में मैं 3 जनरेशन बना रहा हूं, ये फर्स्ट जनरेशन है, दिस इज सेकंड जनरेशन, दिस इज थर्ड जनरेशन। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है कि मान लो फर्स्ट जनरेशन में ये ऑर्गेनिज्म है आपके पास, तो इसमें कैपिटल ए कितने हैं, 4 है, स्मॉल ए कितनी है, 4। मेरी बात सुनना ध्यान से, जब कैपिटल ए लिखा है तो ये ऑर्गेनिज्म है, और जब कैपिटल ए सिंगल लिखा है तो वो एलील है। एलील मतलब सिंगल की बात कर रहे हैं तो वो एलील होगी, ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि 2 एलील होगी तभी तो ऑर्गेनिज्म होगा, डिप्लॉयड होता है। सिंगल लिखा होगा तो हम लिखेंगे एलील। ऐसे ही अभी देखो जरा, कैपिटल ए कितनी एलील है, यहां पर 4 हो गई, स्मॉल ए भी 4 हो गई, तो 50% ये है और 50% ये टोटल में। अब इनके बीच में मान लो क्रॉस करा देता हूं, मेरे पास ऐसे इंडिविजुअल आ जाते हैं, ऐसे इंडिविजुअल आ गए। अब मुझे जरा ये बताओ, ऐसे इंडिविजुअल जो आए हैं, ऐसे इंडिविजुअल जो हमारे पास आए हैं बेटा, ऐसे इंडिविजुअल जो हमारे पास आए हैं, वो जो इंडिविजुअल आए इसमें कैपिटल ए कितना है, बराबर होना चाहिए 8, स्मॉल ए कितना है 8, तो अभी भी ये 0.5 या 50% लिख सकता हूं। देखो 50% इज परसेंटेज, 0.5 इज फ्रीक्वेंसी, ये भी कितना आ जाएगा 0.5 और 50%। अब इनकी मान लो सेल्फिंग कर दूं, इसकी सेल्फिंग करूं तो क्या लिखूंगा, ये इसकी सेल्फिंग करूं, समझ आ रहा है? अभी भी ये क्या आएगा, कैपिटल ए कितना आएगा 0.5 और स्मॉल ए कितना आएगा 0.5। मेरे कहने का मीनिंग ये है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम ये कहता था कि अगर रैंडम रिप्रोडक्शन होती है तो किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कांस्टेंट रहती है। नाउ एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कैपिटल ए स्टार्टिंग से 0.5 है और स्मॉल ए स्टार्टिंग से 0.5 है, तो वो कहता है कि एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और उसका सम आता है 1 के बराबर, सम आता है 1 के बराबर, मतलब इन दोनों का सम 1 के बराबर आएगा। ये चीज समझ आ रही है? क्लियर? लेकिन ये तब है जब कोई एवोल्यूशन ना हो, नो एवोल्यूशन हो। पर रियलिस्टिक बात क्या है बेटा, एवोल्यूशन तो हुआ है। तो अगर आपको कोई एलील और ये दे रखा है, ये 0.8 दे रखा है, तो ये 0.2 होगी और सम किसके बराबर होगा 1 के। ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, हमारे पास एलील है, ये एक्चुअल में क्या है हमारे पास एलील है, ये एक्चुअल में क्या है हमारे पास एलील है। अच्छा, अगर ये 1 के बराबर है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये 1 के बराबर है इसका सम, क्लियर, चाहे कुछ भी हो। अब देखो जरा, ये एलील दे रखी है, ये क्या दे रखी है एलील, ऑर्गेनिज्म होगा तो कैसे करेंगे, जरा स्क्वायर कर देते हैं इसका। देखो कैपिटल ए 2 कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, ये इसका स्क्वायर करने पे आएगा। कैसे, आप ए को पी के बराबर रख दो, स्मॉल ए को क्यू के बराबर रख दो, तो p प्लस क्यू का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी 1 के बराबर आता है। इसका ये मतलब हुआ
कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0.2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.6 है और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 0.2 है, इसका सम भी 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? जो मैं ये बॉक्स में येलो से लिख रहा हूं, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये ऑर्गेनिज्म है और ये क्या है? एलील है। दोनों में फर्क है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उससे आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है। ध्यान सुनेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें करना होता है। कुछ बेसिक बात सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन में आपके पास कुछ अजम्पशंस होती हैं, ध्यान से सुनना बेटा। क्लियर? 1 मिनट रुक जा बेटा, 1 मिनट रुक जा। क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ चीजें हमें ध्यान से रखनी होती हैं। देखो क्या, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1,000 इंडिविजुअल, 100 इंडिविजुअल, ठीक, 4 इंडिविजुअल सफर फ्रॉम, या सफर नहीं लिखते, कुछ और लिख देते हैं, हैव फ्यूज ईयर लोब। कान ऐसे होते हैं, 2 फ्री होते हैं और एक फ्यूज होता है, ऐसे 2 तरह के ईयर होते हैं बेटा। ये फ्यूज वाला है, फ्यूज ईयर लोब। अब आपको दिमाग में आना चाहिए, फ्यूज ईयर लोब ऑटोजोमल रिसेसिव है। अब देखो इसमें क्या क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड फर्स्ट एलील फ्रीक्वेंसी, सेकंड परसेंटेज ऑफ एलील, थर्ड परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस, फोर्थ परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल which is heterozygous, ठीक, हेट्रोजाइगस। परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट लिख देते हैं, ठीक। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो वो भी देख लेते हैं, यहां फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, विच इज होमोजाइगस डोमिनेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। सारा कुछ क्वेश्चन में ही है, ध्यान से सुनो बेटा। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, इसमें स्ट्रेट को ले लो। ये मैंने ट्रेट ले ली, ये 2 तरीके की हैं। ये ट्रेट हमारे पास क्या है, 2 तरीके की हैं। क्लियर? ये 2 तरीके की ट्रेट है। एक हमारे पास है बेटा, एक हमारे पास क्या है, डोमिनेंट, और एक रिसेसिव। फ्यूज ईयर लोब रिसेसिव है, रिसेसिव फीचर है। फ्री ईयर लोब जो होगा वो डोमिनेंट होगा। रिसेसिव कौन से वाला है? फ्यूज वाला, ठीक। अब मुझे क्या गिवन है ये देखो। गिवन क्या है उसको पहचानो। गिवन दे रखा है 4 इंडिविजुअल क्या है, यहां इंडिविजुअल लिखा है बेटा। 4 इंडिविजुअल क्या है जिनके फ्यूज ईयर लोब है। 4 दे रखे हैं कितने में, 100 में। और ये कौन से इंडिविजुअल है? फ्यूज वाले। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होता तो ये तो एलील होती। इंडिविजुअल को कैसे लिखते हैं? इससे, इनसे लिखते हैं इंडिविजुअल्स को। तो इनमें से ये रिसेसिव वाला है। रिसेसिव वाला स्मॉल ए होगा, तो यहां पर स्मॉल ए लिखेंगे रिसेसिव के लिए। समझ लो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा ऑटोसोमल रिसेसिव, और मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का मतलब किसी भी कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स होंगी, ऐसे 2 एलील्स होंगी। तो मेरे पास, और ये कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव, इन तीनों में से कौन सा रिसेसिव है? स्मॉल ए वाला, इसको ले लेंगे। तो स्मॉल ए बराबर में 4/100 है, 4/100 है। क्लियर? तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 4/100 है, तो स्मॉल ए बराबर में 0.04 हो गया। और अगर मेरे को सिंगल ए निकालना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a² = 0.04, और a बराबर में आ गया 0.2।
इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब मैंने क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया एलील फ्रीक्वेंसी, ये निकाल दिया एलील फ्रीक्वेंसी। किसकी निकाल दी मैंने, एक की। और मुझे पता है सम क्या आएगा, स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए कितना आएगा, 1 आता है। तो 0.2 प्लस ये यहां पर आ जाएगा 0.8, ये 1 आ जाएगा। तो फिर से देखो मेरे को क्या दे रखा है बेटा, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल, 4 इंडिविजुअल के फ्यूज ईयर लोब है। ये आपको क्वेश्चन में बता देगा कि ऑटोजोमल क्या ट्रेट है, ऑटोजोमल क्या ट्रेट है। रुक जा बेटा एक मिनट, ये कौन सी ट्रेट है हमारे पास, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोजोमल कैसी ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। अब आप सुनो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन में इंडिविजुअल दे रखा है, इंडिविजुअल का मतलब मुझे ये लेना पड़ेगा, कैपिटल ए होगा या तो ये टू कैपिटल ए स्मॉल ए या स्मॉल ए। इसने बोला रिसेसिव, रिसेसिव मतलब इसको ले लिया मैंने, तो ये स्मॉल ए किसके बराबर आ गया, 4/100। तो ये 2 है ना, क्लियर। और हमने पढ़ा भी था स्मॉल ए बराबर में क्यू स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, देख लो ए स्क्वायर का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। यहां पर ए बराबर में 0.2 आ गया। ऐसे ही फिर मैं दूसरी निकाल दूंगा, क्योंकि स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए बराबर में 1 है, तो ये मुझे निकाल लिया मैंने, ये मेरे को पता चल जाएगा। तो आपने क्या करा बेटा, दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, 0.2 किसकी, स्मॉल ए की, 0.8 किसकी, कैपिटल ए की। अगर परसेंटेज निकालना हो तो उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20% ये आ गई और 80% ये आ गई। ठीक, क्लियर। अब परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट की परसेंटेज निकालनी है। अब आपने क्या निकाल लिया, देखो देखो, आपने स्मॉल ए निकाल लिया 0.2, इस वजह से कैपिटल ए कितना आ गया, 0.8 हो गया। कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए कितना आता है, 1, तो इस वजह से कैपिटल ए निकाल लिया था हमने ये चीज। अब देखो ये कह रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब देखो जरा, ये देखना जरा, मैं ऐसे लिखता हूं, ये वाले कौन से होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं। ये वाले क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। ये वाले क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। अब होमोजाइगस डोमिनेंट निकालना है, वो कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए है, ए है ना, इसको आप लिख सकते हो कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए, कितना आ गया, 0.8 इंटू 0.8, 0.64। ये फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी। इसका अगर आपको परसेंटेज निकालना हो 64%। अब मान लो हेट्रोजाइगस निकालना आपको, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के लिए निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, तो 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, 0.8 यहां से कैपिटल ए वाला, 0.2 स्मॉल 8 वाला, कितना आ गया, 0.32। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। इसी को परसेंटेज लिखोगे तो 32%। अब आप खुद से देखो बेटा, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई हो, कैपिटल ए 68% आया है, ठीक है, क्लियर। कितना आया है हमारे पास, 64% आया है, ठीक। 2 कैपिटल ए स्मॉल ए आया है, कितना आ गया बेटा, 32% आ गया। और स्मॉल ए कितना था, 4% गिवन था, आ रहा है ना 100 ये। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 0.64, 0.32 और 0.04, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर। क्वेश्चंस कैसे करना है समझ आया कुछ किसी को, देखना एक बार सब लोग कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैं लिख रहा हूं, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 500 इंडिविजुअल, if 80 individual is हमारे पास टंग रोलर, जो अपनी जीभ को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, मतलब जीभ को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, टंग रोलर। और ये बताएगा आपको क्वेश्चन में
ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो कह रहा है फाइंड करो, फाइंड ए फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन रोलर इंडिविजुअल, ठीक, बी फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन रोलर एलील। अभी मैं इसमें होमोजाइगस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। और सी नंबर ऑफ नॉन रोलर। अब ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा इसे, एक एक चीज ध्यान से देखना। सबसे पहले गिवन पे जाओ, टोटल ये दे रखा है 80 दे रखा है, क्या ऑटोजोमल रिसेसिव वाला, ये 80 दे रखा है। टोटल दे रखा है 500, टोटल हमारे पास क्या दे रखा है 500, क्लियर, टोटल दे रखा है 500। रुक जा बेटा एक मिनट, अब देखो कैसे किया मैंने। जो गिवन है वो आपको हमेशा होमोजाइगस का देगा, रिसेसिव वाले का। स्मॉले दे रखा है 80 अपोन में 500, क्या आएगा भाई बताओ जल्दी से, क्या आएगा? 0.16। इसको मैं 5 से काट दूं 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 अपॉन 100 आ जाएगा। बताओ बेटा 16 अपॉन 100 आ जाएगा ना काटने के बाद। स्क्वायर रूट बनाना है मुझे, तो स्मॉले कितना आ गया 0.16 आ गया। और अगर मैं स्मॉल ए निकालूंगा तो 0.4 आएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो बेटा। नो सर। यहां तक ठीक है ना? तो कैपिटल ए कितना, स्मॉल ए कितना आ गया 0.4। तो हमने किसकी क्या निकाला है बेटा? हमने ये निकाला है, हमने अभी निकाला है स्मॉल ए। तो स्मॉल ए क्या हो गई 0.4, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलर एलील है, इंडिविजुअल नहीं। टंग जो रोल करते थे उनकी एलील है, एलील सिंगल की बात कर दी। तो कैपिटल ए कितना आ जाएगा 0.6, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन रोलर एलील आ जाएगी। कैसे किया मैंने कैसे किया देखो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन रोलर एलील कितनी आ गई 0.6 आ गई। कैसे किया? कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए बराबर में 1 इक्वल टू 1, इससे कर लिया, ठीक, इससे कर लिया, ठीक है। हाँ बेटा एक मिनट रुक जाते हैं। अब यहां इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है। अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने लिखा है नॉन रोलर क्या है, रिसेसिव नहीं डोमिनेंट। नॉन क्या लिखा, एक मिनट रुको मैं भूल गया खुद ही क्या लिखा था ऊपर हमने। हाँ, टंग रोलर को रिसेसिव लिखा है। तो नॉन रोलर क्या है, डोमिनेंट है, और रोलर क्या है बेटा, रिसेसिव है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये लिखते हैं जरा, ऐसे लिखते हैं। इसमें ये वाले इंडिविजुअल कौन से हैं? ये रोलर है, जो कि हमेशा होमोजाइगस होगा क्योंकि रिसेसिव है। अगर मैं आपसे पूछूं रोलर, सिर्फ रोलर पूछूं, तो मैं ये कह रहा हूं, ये दोनों मिला के पूछ रहा हूं। मैं अगर लिखूं रोलर होमोजाइगस, तो मैं फिर आपसे क्या पूछ रहा हूं, कैपिटल ए सिर्फ ये पूछ रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में यहां लिखा है क्या, लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ, सॉरी हम आपसे पूछे नॉन रोलर, तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल ए, ये वाले दोनों, ये नॉन रोलर है ना बेटा, ये दोनों नॉन रोलर है, तो ये दोनों मिला के बात करेंगे। और नॉन रोलर होमोजाइगस का है तो सिर्फ ये। तो मुझे अगर ये निकालना है तो कैसे निकालोगे? कितना आया था ए 0.6, तो 0.6 इंटू 0.6 कितना आ गया 0.36। और अगर आपसे पूछा है नंबर ऑफ नॉन रोलर, नंबर कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले समझो, नॉन रोलर की फ्रीक्वेंसी बताओ क्या आई, कैपिटल ए प्लस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या आया 0.6 इंटू 0.6 प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, कितना आ गया 0.84, 0.48 तो ये आ गया, और 0.36 ये आ गया। दोनों को मिलाया तो कितना आ गया 0.84।
विच इज 84%. किसका 84%? 500 का. यार समझ? यस सर. क्लियर? किसका 84% बेटा? 500 का. 500. कितना आएगा? 80 माइनस कर दो, 420 आ जाएगा ना. हाँ 420 आ जाएगा. ठीक, कुछ कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? यस सर. बेटा आरडी विनबर्ग का आ गया. हरजस क्वेश्चन जल्दी बताओ. नौशीन तेरे को आ गया? जी सर. पूछ ले, कुछ डाउट पूछना बेटा. अक्षत सर नॉन रोलर एलील का कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे? एक मिनट और देख. क्या? देख सबसे पहले देख, नॉन रोलर हमारे पास क्या है? ये है ना नॉन रोलर. देख ध्यान से, अगर एलील की बात करते हैं, एलील तो दो ही हो सकती है, या तो रोलर होगी या क्या होगी? नॉन रोलर. तुम्हें रोलर का इंडिविजुअल दे रखा है. क्या दे रखा है बेटा? इंडिविजुअल मतलब स्मॉल ए बराबर में 80 अपॉन में 500. ये इंडिविजुअल दे रखा है. इंडिविजुअल मतलब ऐसे दो एलील वाला. ठीक, तो इससे मैंने स्मॉल ए निकाल लिया. कैसे निकाला? स्मॉल ए अपॉन में 16 अपॉन में 16 अपॉन में 100 आ गया. तो ये आ गया 0.16. तो इससे स्मॉल ए कितना आ गया? 0.4. तो ये किसकी निकली है? ये निकली है रोलर की. गॉट. क्लियर बेटा? तो नॉन रोलर हाँ की जी क्या सर. होगी? कैपिटल ए 0.6. तो ये इंडिविजुअल एलील्स की फ्रीक्वेंसी हो गई. हाँ, ये एलील की फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. एलील और इंडिविजुअल अलग अलग बात होती है. जैसे मैं एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, जरा फटाफट से देखो बेटा. एक क्वेश्चन और देखना. एक क्वेश्चन और है बेटा. क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुने. क्वेश्चन ये है हमारे पास. क्वेश्चन ये है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, 360 सफर फ्रॉम, कोई डिजीज है जो ऑटोजोमल रिसेसिव है, PKU. ये डिजीज है और ये डिजीज दे रखी है तुम्हें ऑटोजोमल रिसेसिव. तो आपसे पूछा हुआ है कि हमें ये बताओ, हमें जो देखो PKU ऑटोजोमल रिसेसिव है. आपसे पूछा जा रहा है बेटा, गिव नंबर ऑफ होमोजाइगस नॉर्मल इंडिविजुअल. अगर आपसे होमोजाइगस नॉर्मल इंडिविजुअल का नंबर पूछ रहा है तो इसका मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है? कैपिटल ए पूछ रहा है. और आपको उसने दिया क्या हुआ है? स्मॉल ए दे रखा है. स्मॉल ए कितना दे रखा है? 0.6. हाँ, कैसे निकालोगे? 360 अपॉन में 1000. स्मॉल ए इज इक्वल टू 0.36. स्मॉल ए कितना आ जाएगा? 0.6. 0.6. कैपिटल ए कितना आ जाएगा? 0.4. 0.4. क्लियर है? अच्छा, तो इसका मतलब आपको अगर ये निकालना है तो ये कितना आएगा बेटा? 0.16. which is 16%. 16% of 1000. 160. समझ आ रहा है बेटा सबको? आदर्श यस सर. समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? यस सर. क्लियर? इसमें कुछ बेसिक बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए. पहला, वो एलील दे रखी है कि इंडिविजुअल दे रखा है, जहां आप गलती करोगे. दूसरा, वो होमोजाइगस बोल रहा है हेट्रोजाइगस. मान लो इसमें हेट्रोजाइगस पूछ दे आपसे. हेट्रोजाइगस में कई बार डाउट जाता है कि हम क्या लें, 2 कैपिटल ए स्मॉल ले या ये ले. हमें हमेशा यही लेना होता है, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि उसी के हिसाब से कैलकुलेशन बनी हुई है.
तो क्या आएगा भाई अगर इसको लेना पड़ जाए तो 2 इंटू 0.4 इंटू 48%. 0.48, 48% आउट ऑफ 1000 इट इज 480. अब ये इंडिविजुअल को हेट्रोजाइगस वाले को कैरियर भी बोल सकते हैं. कैरियर मतलब उसमें वो एलील प्रेजेंट है. क्लियर? रिधिमा तेरे को आया समझ? हाँ सर, एक चीज पूछनी है, जैसे बोल. अगर हमें एलील गिवन, हाँ तुझे एलील गिवन है, बता. अगर एलील गिवन है तो उससे कैसे पता चलेगा कि वो मतलब कैपिटल ए वाला है या फिर वो हेट्रोजाइगस भी तो हो सकता नहीं है? बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा बेटा. देख, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 500 इंडिविजुअल, ठीक है, मान ले हम क्या करते हैं 500 इंडिविजुअल ले लेते हैं. ठीक, क्लियर? 500 इंडिविजुअल ले लेते हैं, उसमें हमारे पास 20 इंडिविजुअल ऐसे हैं, या वो क्या कर दे 500 इंडिविजुअल, फ्यू इंडिविजुअल ऐसे लिख दे, ध्यान सुनिए, ऐसे लिख दे फ्यू इंडिविजुअल हैव फ्यूज ईयरलोब if frequency of recessive allele is 0.3, ठीक, calculate number of individual having no allele for fuse ईयर लो. मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें, स्मॉल ए दे दिया उसने. ठीक, क्लियर? ये दे दिया तुम्हें नंबर निकालना 500 में से. सबसे पहले तो आपको कैपिटल ए कितना आ जाएगा 0.7. उसने कहा कि कोई एलील ना हो, कौन से वाली, फ्यूज वाली. ऐसा क्या एग्जाम्पल है जिसमें स्मॉल ए नहीं है? ये वाला आएगा, बताओ. आ रही समझ? नहीं आ गया सर, आ गया. अब इसमें कैपिटल ए कैसे निकालेंगे? 0.7 इंटू 0.7 कितना आ गया 0.49, 49% ऑफ 500 कर लेंगे. कर लोगे क्वेश्चन बेटा आर डिवीन भर के? यस सर. एवरी ईयर बेटा एक क्वेश्चन आता है नीट में इसका. ठीक है, सिंपल भी आता है और मुश्किल भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली सिंपल आता है. ठीक है, क्लियर? नॉर्मली क्या आता है हमारे पास, सिंपल आता है. तो सर जैसे हमने बोला कि अगर 2 बार लिखा होगा तो वो सिंबल है ऑर्गेनिज्म का, और अगर 1 बार लिखा होगा तो वो एलील गिवन है. हाँ. तो इसका मतलब कि हम एलील देखकर ये नहीं बता सकते कि वो हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन है या नहीं, एलील से कैसे पता चलेगा, वो तो बात की बात है बेटा. तुझे वो क्या पूछ रहा है, मान ले उसने तेरे को दे दी एलील दे दी, कैपिटल ए 0.7 दे दी, तेरे को नहीं पता चलेगा कि ये बोलना पड़ेगा उसको, या तो कैपिटल ए लिख के दे दे या एलील की एक फ्रीक्वेंसी बता दे. वो कैलकुलेशन में अलग चीज आती है. जैसे मान ले वो कह दे 0.6 दे रखा है, वो तुझे अगर रिसेसिव बोले तो फिर तुझे इसको स्मॉल ए में लेना है. अगर वो तुझे डोमिनेंट बोल दे तो उसका मतलब क्या है, तुझे इसको किस में लेना है, कैपिटल ए के साथ लेना है. ये उसको बताना पड़ेगा, ऐसे खुद से थोड़ी पता चलेगा. ये नहीं होता कि डोमिनेंट होगी तो 0.6 ही आएगी, रिसेसिव होगी तो 0.4 आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता. क्लियर है? आ गया सर. यस सर. हाँ, पूछो, डाउट पूछो बेटा फटाफट से. कर लोगे आरडी विन भर के क्वेश्चन? यस सर. ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो. अब आपके पास जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन टॉपिक्स हैं, उनमें है क्या क्या आपके पास टॉपिक, ध्यान से सुन लो. हार्ड, एक तो हमारे पास आरडी विनबर्ग के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो या तो आप एवोल्यूशन से मान लो, या वो आपके पास किससे आते हैं बेसिकली, या तो वो एवोल्यूशन से आते हैं, या वो आपके पास मान लो जेनेटिक्स से आते हैं. किसी एक से कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, या तो जेनेटिक्स या उसको हम कंसिडर कर लेते हैं किससे, एवोल्यूशन से. ये चीज समझ आ रही है बेटा? किसी एक से कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, है ना, किसी एक से उसको कंसिडर कर लेते हैं. ठीक,
अब हमारे पास क्या क्या टॉपिक रिमेनिंग है वो सुनो ध्यान से। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक रिमेनिंग है वो सुनो बेटा। देखो, एक टॉपिक रिमेनिंग है इसमें जिसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो आपने कभी सुना भी होगा, एरा वगैरह ये सारा। एक ये टॉपिक रिमेनिंग है। दूसरा हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो क्या है हमारे पास, ध्यान सुनेंगे। दूसरा टॉपिक जो हमारे पास रिमेनिंग है वो है कि इसने एवोल्यूशन बता रखा है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म पे एक शॉर्ट नोट टाइप का दे रखा है, उसको समझाना है कि कौन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। एक हमारे पास जो पेंडिंग है इसमें जो हमें करना है वो ह्यूमन एवोल्यूशन करना है। ये 3 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में भी रह रहे हैं, और 2 पेजेस हैं एनसीईआरटी के जिन्हें एक्सप्लेन करना है, 2 डायग्राम्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने की, आपको कैसे याद करना है। ये चीजें रिमेनिंग है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आपको बता रहे हैं, है ना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है वो चीज हम लोग आपको मतलब बताने जा रहे हैं अभी, उस पर ध्यान देना क्या है बेटा। देखो, ये है क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ऑल्दो एनसीईआरटी में बना हुआ नहीं है, पर थोड़ा सा एनसीईआरटी में डिटेल दे रखी है, और चांसेस ये भी हैं कि इससे थोड़ा सा बाहर चला जाता है कई बार, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया है बेटा, हमने क्या किया, ध्यान सुनो। हमने ये बोला था कि 20 बिलियन ईयर अगो यूनिवर्स इवॉल्व हुआ था, जो एनसीईआरटी ने बोला। फिर उसके लगभग हमारे पास हम लिखते हैं 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ हमारे पास इवॉल्व हुई है। तो हम क्या करते हैं, फॉसिल्स की मदद से विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स हम एक टाइम स्केल बनाने की कोशिश करते हैं, हम एक टाइम स्केल फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसको हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। भले ही हमारे पास यहाँ कोई फॉसिल ना मिले हो तब भी, क्योंकि वहां फॉसिल थे ही नहीं, लाइफ ही नहीं थी, तब भी हम क्या करते हैं, इस टाइम स्केल को हम यहां से स्टार्ट करते हैं, 4.5 बिलियन ईयर अगो से स्टार्ट करते हैं टिल करंट तक, अभी तक, ठीक है। और इसमें हम किसकी बात करते हैं कि कैसे चीजें इवॉल्व हुई और कौन कौन सा हमने क्या किया, इसको टाइम में डिवाइड किया। क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूं, भले ही हमारे पास फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है 4.5 बिलियन ईयर अगो से, पर हमने क्या किया है, वहीं से हमने उसको डिवाइड किया है इसमें। क्लियर। अब मैंने ये डिविजन्स कैसे करी है जरा देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, मैंने इस टोटल टाइम को ऐसे लिख लिया। मैंने कहा ये 4.5 बिलियन ईयर अगो का टाइम है और ये 0 अभी का टाइम है, करंट अभी चल रहा है, ये अभी का टाइम है, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, इसमें हमने जो डिविजन्स बनाई, वो कुछ इस तरीके से बनाई। हमने कहा इस टोटल को मैं 2 सबसे बड़ी डिविजन्स में डिवाइड करूंगा, जिसे मैं बोलूंगा इयॉन्स। मतलब इस टोटल टाइम को मैं इयॉन्स में डिवाइड करूंगा, क्लियर, इयॉन्स में डिवाइड करूंगा। मैंने कहा टोटल मेरे पास 2 इयॉन्स रहेंगी। एक, जब मुझे कोई फॉसिल नहीं मिला, उसे मैंने बोला क्रिप्टोजोइक। आपने बेटा जब प्लांट किंगडम पढ़ा था तो उस वक्त पढ़ा था क्रिप्टोगैमी का मतलब हिडन सेक्स ऑर्गन। फिर आपने पढ़ा था फेनरोगैमी, उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि जो सेक्स ऑर्गन विजिबल होंगे, ऐसे ही यहाँ पे जोइक का मतलब लाइफ को लेके बात कर रहा है, कह रहा है यहाँ कोई फॉसिल नहीं मिले। फिर हमने लिख दिया फेनरोजोइक। तो आप ये समझो कि हमने क्या किया, टोटल टाइम को सबसे पहले, सबसे बड़ी डिवीजन है इयॉन्स, सबसे बड़ी डिवीजन हमारे पास क्या है, इयॉन्स, सबसे बड़ी डिवीजन है इयॉन्स। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इयॉन्स में डिवाइड करेंगे। तो मैंने ये 2 इयॉन्स बना दिए, एक यहां से यहां तक एक इयॉन है, और एक मेरे पास यहां से यहां तक, एक मेरे पास यहां से यहां तक है। ये चीज समझ आ रही है बेटा, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इन इयॉन्स को डिवाइड किया एरा में, क्लियर, इयॉन्स को किस में डिवाइड किया, एरा में। तो इस वाले को एज सच नहीं किया, इस वाले को मैंने फर्दर एरा में डिवाइड किया।
मान लो मैंने ऐसे इसमें एरा बना दिए, तो बड़ी यूनिट क्या है मेरे पास, इयॉन है, उससे छोटी यूनिट टाइम की क्या है, एरा। क्या बना दिए मैंने, एरा। ये चीज समझ आ रही है। फिर हमने क्या बना दिए बेटा, एरा बना दिए। अब मैंने क्या किया, कुछ एरा इसमें बनाए मान लो और कुछ एरा इसमें बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ इयॉन बड़ी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट क्या है हमारे पास, एरा। फिर उन एरा में किसी किसी एरा में हमने पीरियड्स बना दिए, ऐसे इस तरीके से हमने क्या बना दिए, पीरियड्स बना दिए, ठीक। और फिर उन पीरियड्स में छोटी यूनिट्स बनाई जिन्हें हमने क्या बोला, इपॉक। क्लियर। तो हमने जो सीक्वेंस फॉलो किया, क्या है फॉलो किया, सबसे पहले हमने बड़ा टाइम बनाया, बड़ा मतलब टाइम में डिवाइड किया, बड़े टाइम में, जिसे हमने इयॉन बोला। फिर हमने बनाया एरा, फिर हमने बनाए पीरियड्स, मतलब किसी मान लो मेरे पास 6 एरा बनाए मैंने, तो किसी एक एरा में एक से ज्यादा पीरियड्स हो सकते हैं। फिर पीरियड्स को मैंने किस में डिवाइड किया, इपॉक में। किस में डिवाइड किया, इपॉक में डिवाइड किया। ये चीज समझ आ रहा है, ये क्लियर है बेटा, थोड़ा सा बताओ, बोलो, यहां तक क्लियर है, Yes, 2-3 sir. बातें। हमने क्या एग्जैक्टली क्या बोला है बेटा, हमने क्या बोला है कि हमारे पास फॉसिल्स सारे टाइम के नहीं है, लेकिन जब अर्थ बनी है तभी से काउंट करना शुरू कर दिया हमने, और हमने वहीं से टाइम बनाया। हमने क्या करा, वहीं से क्या करा, टाइम बनाया, ठीक है। तो मैंने जैसे मान लो एरा बनाए, एरा जो थे मेरे पास, एरा जो थे उनको कैसे डिवाइड किया बेटा, ध्यान सुनो। एरा जो थे हमारे पास, ध्यान से देखो बेटा, एरा जो थे कैसे किया। जैसे सबसे बड़ी यूनिट थी मेरे पास एरा, एरा एरा को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 एरा बनाए। एक बनाया क्रिप्टोजोइक, क्लियर, क्रिप्टोजोइक। बेटा क्रिप्टोजोइक में कुछ है नहीं हमारे पास ज्यादा, ठीक है, क्रिप्टोजोइक में कुछ है नहीं, मतलब हमारे पास ये बोल सकते हैं कि क्रिप्टोजोइक में 2 डिविजन्स थी, ठीक है। एक था एजोइक, और उसके ऊपर था, मान लो हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं, पहली बात, सबसे पहले क्रिप्टोजोइक टाइम आया, फिर हमारे पास आया पैलियोजोइक, सॉरी फिर आया हमारे पास फेनेरोजोइक। ये 2 एरा है बेटा, क्रिप्टोजोइक और फेनेरोजोइक 2 एरा है। एक तो इसमें एजोइक लिख दिया, एजोइक का मतलब, ए वर्ड का क्या मतलब होगा, लाइफ नहीं, क्लियर। और मैं लिख सकता हूं इसके साथ साथ आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक का क्या मतलब हुआ भाई, लाइफ जस्ट इवॉल्व हुई है। ये फेनेरोजोइक है जिसको मेनली मैं डिवाइड करता हूँ, ये फेनेरोजोइक है जिसको मैं डिवाइड करता हूँ, जिसको मैं डिवाइड करता हूँ ऐसे 4, किसमें, एरा के बाद हमारे पास क्या है, ये हमने क्या करा बेटा, ये पहला एरा है, ठीक है, ये दूसरा एरा है, ठीक, क्लियर। सॉरी, सबसे, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हमने क्या किया, ये 2 बना दिए ना हमने। सबसे पहले क्या बनाया बेटा, इयॉन्स बनाए, इयॉन्स के बाद हमने इसको, सॉरी, सबसे पहले हमने ये एरा बनाया, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक बनाया क्रिप्टोजोइक और एक बनाया हमने क्या, फेनेरोजोइक। ये चीज समझ आ रही है। फिर हमने क्या किया बेटा, फिर हमने क्या किया, ये जो एरा है देखो, ये हमारे पास एरा है, ये वाले क्या है, इयॉन्स, ठीक। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, इयॉन्स। इयॉन्स को किस में डिवाइड किया हमने, एरा में, क्लियर। किस में डिवाइड किया हमने, एरा में। एरा कौन से, देखो जरा ध्यान से देखो, एक मिनट रुको, पहले इसको ऐसे बनाते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान से देखना जो चीजें बना रहे हैं, देखो हमारे पास हमने 2 इयॉन्स बनाए हैं, ये इयॉन 1 है, सही है, इयॉन सेकंड है जिसका नाम है हमारे पास फेनेरोजोइक, ठीक। एक और इयॉन है जिसका नाम हमारे पास इयॉन 1 है, जिसका नाम है हमारे पास क्रिप्टोजोइक। ये इयॉन हो गए दोनों। क्रिप्टो का मतलब यहां लाइफ थी नहीं एक्चुअल में, ठीक है। इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा, अब मैं इसको एरा में डिवाइड कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, एरा में डिवाइड कर रहा हूं। मैं इसके 4 एरा बना रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, प्रोटेरोजोइक, प्रिमिटिव लाइफ टाइप से। फिर मैं लिख रहा हूं पेलियोजोइक,
फिर मैं लिख रहा हूं मीजोजोइक, और फिर मैं लिख रहा हूं सीनोजोइक। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं कहां से कहां की तरफ जा रहा हूं, 4.5 वाले टाइम से, यहां लिख लेते हैं 4.5 से करंट पे आ रहा हूं। तो ये वाला जो एरा होगा हमारे पास, ये करंट एरा होगा। तो अगर आपसे पूछे, ये चारों लिख के पूछे कि कौन सा एरा करंट है, सीनोजोइक, तो ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, एरा है। ये सारे हमारे पास क्या है, एरा है। ये चीज समझ आ रहा है, सारे हमारे पास क्या है, एरा। हम प्रोटरियोजोइक को डिवाइड नहीं करते, इसको डिवाइड करेंगे किसमें, पीरियड्स में। इसको डिवाइड करेंगे किसमें, पीरियड्स में। क्लियर? और इसको डिवाइड करेंगे हम पीरियड्स में। यहां तक समझ आ रहा है? बताओ, बोलो बेटा। ये टॉपिक जनरली छोड़ने वाला भी होता है कि आपको ना कराया जाए, लेकिन मे बी क्योंकि आपको कुछ बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे, हाँ बेटा क्वेश्चंस मिलेंगे, इस वजह से इसको मैं बता रहा हूँ। इसको कुछ शॉर्ट क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे वो बता देता हूँ आपको, वो देख लो आप पहले। हमने इयन बना लिया, सेकंड नीचे से ऊपर की तरफ। तो अगर आपसे पूछा जाए करंट इयन कौन सा है, फेनरोजोइक है। करंट एरा कौन सा है, सीनोजोइक है, क्योंकि यही करंट होगा जो सबसे बाद में आएगा, ये लेटेस्ट है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनमें बेटा पीरियड्स लिख रहा हूं, पीरियड्स लिख रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो पीरियड्स में हम कैसे कैसे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। मैं जो ये है इसको छोड़ रहे हैं, प्रोटरियोजोइक को, इसमें हम 6 पीरियड्स लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लिख रहे हैं कैम्ब्रियन, इसके एक शॉर्ट फॉर्म है जो याद करेंगे। उसके बाद लिख रहे हैं ऑर्डोवेशियन। आपने क्या क्या याद करना है, सुन लो ध्यान से। इनमें से कुछ कुछ के एग्जाम्पल्स याद करने हैं कि किसमें क्या इवॉल्व हुआ था। सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन। ये इसके पीरियड्स हैं, ये इसके पीरियड्स हैं बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि इन शो में सबसे ओल्ड पीरियड कौन सा है, ये वाला ओल्ड है, ये वाला सबसे यंग है इनमें, पैलियोजोइक में। मीजोजोइक में 3 है हमारे पास, मीजोजोइक में हमारे पास 3 है बेटा, मीजोजोइक में हमारे पास 3 है, क्लियर। 3 में सबसे पहले है ट्राइएसिक, जुरैसिक जिसमें डायनासोर सबसे ज्यादा नंबर में थे, क्रस्टेशियस, इसके 2 पीरियड्स हैं, ठीक, टर्शरी और क्वार्टनरी। अगर आपसे पूछा जाए करंट पीरियड कौन सा है, करंट पीरियड है क्वार्टनरी, ये वाला, ये सबसे रिसेंट है। तो इसको याद करने का तरीका भी है बेटा, याद करने का तरीका भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो याद, ऐसे कार और स्कूटर दोनों कॉस्टली प्रोडक्ट, ठीक, ये पैलियोजोइक के हो गए, पैलियोजोइक वाले के हो गए। पैलियोजोइक के कैसे होगा, ये वाला कौन सा हो गया हमारे पास, कैम्ब्रियन। ये कौन सा हो गया बेटा, ऑर्डोवेशियन। स्कूटर से सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन। यहां से हो गए नीचे से ऊपर की तरफ, ये पैलियोजोइक के हो गए। तो हम पढ़ रहे हैं इसको, कार और स्कूटर दोनों कॉस्टली प्रोडक्ट थे, THE। यहां पे आ गया ट्राइएसिक, ये किसके हैं, ये हमारे पास मीजोजोइक के, ट्राइएसिक। कार और स्कूटर दोनों कॉस्टली प्रोडक्ट थे, तो जो कार, तो जो में क्या आ गया, जुरासिक, यहां आ गया क्रस्टेशियस। थे जो कार थी, क्यों ली, थी में आ गया किसका, ये सीनोजोइक का, ये दोनों सीनोजोइक के हैं।
थी का क्या आ गया बेटा, टर्शरी, और क्यू का आ गया हमारे पास क्वार्टनरी। तो इसका जो निमोनिक्स बना सकते हो ये है, कार और स्कूटर दोनों कॉस्टली प्रोडक्ट थे, जो कार थी क्यों ली, ली से कुछ नहीं है, क्वार्टनरी लेटेस्ट है। यहां तक समझ आ रहा है बेटा, बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। बेटा याद करने का थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल तो ये लीस्ट प्रेफरेंस में रखना याद करने को लेके, क्योंकि ये आएगा नहीं नीट में, चांसेस कम होते हैं इसके आने के, क्योंकि थोड़ा सा बाहर हो गया सिलेबस से, उतना पूछा नहीं जाता। लेकिन आपको थोड़ा सा याद करके जाओ कि एरा क्या होता है, इपोक क्या है, इयोन क्या है, ये सारा। कि जैसे इयोन है, उसके बाद आपका एरा आ रहा है, एरा के बाद पीरियड्स बता दिए आपको, ठीक है। पीरियड्स के बाद हमारे पास, अब इन पीरियड्स में हमारे पास इपोक होती है, इन पीरियड्स में के बाद हमारे पास क्या होती है, इपोक। हमें इसकी इपोक देखनी है, जैसे टर्शरी है, ठीक, टर्शरी की हमें इपोक देखनी है। टर्शरी की इपोक है हमारे पास पेलियोसीन, फिर है हमारे पास इयोसीन, ओलिगोसीन, क्लियर, ठीक है, एग ऑन माई प्लेट, मायोसीन, ठीक, प्लायोसीन। ये किसके हैं, टर्शरी के हैं ये 5। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पुट एग ऑन माई प्लेट। ये किसके इपोक है हमारे पास, टर्शरी के, इनके नहीं करने हमने। और क्वार्टनरी के 2 हैं, पी से प्लीज है तो प्लिस्टोसीन, और यहां पे आ जाएगा बेटा होलोसीन। तो इसका निमोनिक्स है, पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। ये इसका निमोनिक्स है किसका, इपोक का। तो आपको 2 के याद करके जाने हैं, इपोक और इसके पीरियड्स के, क्लियर, इपोक और पीरियड्स के। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान सुनो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली जो कौन कौन से इवेंट्स है, तो सबसे रिसेंट में कौन सा हमारे पास, सीनोजोइक है। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास, उसके बाद क्या है हमारे पास, क्वार्टनरी बोल सकते हो पीरियड्स में। और इपोक में कौन सा बोल सकते हो, होलोसिन। इपोक में क्या बोल सकते हो, होलोसिन। ये चीज समझ आ रही है, बोलो बेटा, ये चीज समझ आ रही है, क्लियर। तो टोटल इपोक जो हमारे पास है, टोटल इपोक है, वो ये याद करने आपने, इसका निमोनिक्स है, इसका निमोनिक्स है। अब एक चीज समझना ध्यान से बेटा, हम अभी जस्ट पीछे यहाँ पर पढ़ रहे थे, हमने कहा कि ठीक है, ये हमने क्रिप्टोजोइक था, क्रिप्टोजोइक में हम लिख सकते हैं अजोइक, कोई लाइफ नहीं, आर्कीजोइक, जस्ट लाइफ इवॉल्व होने वाली है या हो रही है, ये बना दिया हमने। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये है एरा, ये क्या है, एरा। एक्चुअल में क्या हुआ था, हर एक एरा के बाद कुछ बड़े एक्सटिंक्शंस को लेके अर्थ पे चेंज हुए। जैसे एजोइक एरा के बाद कुछ ऐसा चेंज हुआ था जिससे चीजें जो थोड़ी बहुत बनी हुई थी खत्म हो गई, एक यहाँ चेंज आए, इन्हें कहते हैं मास एक्सटिंक्शन। मेरी बात सुनो ध्यान से, जब आप बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ोगे 12th क्लास में, उसमें लिखा हुआ है कि अर्थ पर 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन हुए। मास एक्सटिंक्शन मतलब एक ऐसा समय आया था कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही थी। वो किसके रेफरेंस में है, एरा के रेफरेंस में। मतलब अब हमारे पास हम 6 एरा लिख रहे हैं ऐसे, एक लिख रहे हैं अजोइक, एक लिख रहे हैं आर्कीजोइक, प्रोट्रियोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। हर एक एरा के बाद एक्सटिंक्शन हुआ है। जैसे आपने पढ़ा था डायनासोर्स खत्म हुए, इस तरीके से। तो हर एक के बाद एक क्या हुआ है बेटा, एक बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ है। बड़ा एक्सटिंक्शन का मतलब कुछ ऐसा हुआ अर्थ पे एक्सटिंक्शन हुआ। तो अभी तक 5 हो चुके हैं और अभी ये छठा चल रहा है। 6th कैसे चल रहा है कि सीनोजोइक एंड पर है, तो ये 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है। ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। यहां तक समझ आई, बताओ। यस सर। बेटा आपको थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, मैं आपको प्रॉपर लिख के इसको प्रोवाइड करूंगा, नोट्स की फॉर्म में है भी आपके पास ये, ठीक है। आपको प्रॉपरली शॉर्ट फॉर्म में याद करना है, क्लियर, सही है। इसको मैं आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा जो है इसका क्लियर। हम नेक्स्ट क्लास में बेटा पहले एक ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ना है हमें, और एक और चीज पढ़नी है उसको बताऊंगा। आप इतना याद करेंगे
और हर एक में इंपॉर्टेंट इवेंट आपको बता दिया जाएगा, वो याद करना। जैसे जुरासिक में क्या हुआ वो याद करना, जैसे जुरासिक एज ऑफ डायनासोर्स थी, ठीक है। जैसे अभी क्या था, अभी मैं आपको बताता हूँ, जिम्नोस्पर्म अर्थ पे ज्यादा नहीं मिलते। उसका रीजन है कि जिम्नोस्पर्म मीजोजोइक एरा में आए थे। करंट एज जो है वो एंजियोस्पर्म की है, जो बाहर फ्लावरिंग प्लांट मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। मैमल्स और एंजियोस्पर्म इस एरा के हैं, तो करंट एज उनकी है। मीजोजोइक में हमारे पास क्या थे, जिम्नोस्पर्म थे। अगर आपने कोई डायनासोर्स की कोई मूवीज वगैरह देखी है, उसमें आपने देखा भी होगा कि डायनासोर्स के आसपास काफी बड़े लंबे ऊंचे वाले ट्रीज दिखाते हैं, वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो इसका मतलब ये करंट एज जिम्नोस्पर्म की नहीं है। इससे क्या आप पता लगा सकते हो, इससे दो बातें पता लगा सकते हो। पहला, सबसे कम बायोडाइवर्सिटी जिम्नोस्पर्म की होगी। दूसरा हमारे पास अर्थ पर बहुत कम जगह मिलेंगे, क्योंकि अब अर्थ उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। क्लियर? यस सर।